उपचयन ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन में वृद्धि होती है, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन किसी दूसरे पदार्थ के साथ जुड़ती है, उसे हम उपचयन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी रासायनिक अभिक्रिया? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का संयोग होता है और वो अपना ऑक्साइड बना लेता है, उसे हम उपचयन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है अर्थात कहने का मतलब जिसमें ऑक्सीजन किसी पदार्थ के साथ संयोग करके उसका ऑक्साइड बनाती है, उसे उपचयन कहते हैं। मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन संयोग करेगी, ऑक्सीजन जुड़ेगी, यानी ऑक्सीजन की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। उस रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। कोई भी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, जुड़ेगी तो वृद्धि होगी, तो जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है अर्थात जिसमें ऑक्सीजन संयोग करती है, जुड़ती है और क्या बना लेती है? उसका ऑक्साइड बना लेती है। जब ऑक्सीजन जुड़ेगी तो ऑक्साइड ही बनेगा, तो ऑक्साइड बना लेती है। इस प्रक्रिया को, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? उपचयन कहते हैं। उदाहरण के लिए हम कोई भी उदाहरण ले लेते हैं। मान लिया कि हम कॉपर का उदाहरण ले लें कि यदि हम कॉपर को, कॉपर मतलब तांबा, कॉपर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करें तो काले रंग का पदार्थ बनता है, इसके ऊपर काले रंग की परत आ जाती है। देखिए कॉपर यानी कि तांबा भूरे रंग का होता है और यदि इसको हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाएं, यानी ऑक्सीजन के साथ इसको गर्म करें और गर्म करने पर हमें मिलेगा कॉपर ऑक्साइड, जो कि काले रंग का होता है। इसका रंग भूरा है और ये कॉपर ऑक्साइड का रंग क्या होता है? काले रंग का एक पदार्थ प्राप्त होता है, कॉपर ऑक्साइड। आपसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है और ये अभ्यास में भी है। तापन कह दीजिए चाहे गर्म करना कह दीजिए, कि एक पदार्थ को गर्म किया गया और उससे एक काले रंग का पदार्थ प्राप्त हुआ या उसके ऊपर काले रंग की परत आ गई। उस पदार्थ का नाम बताइए कॉपर, और काले रंग का पदार्थ जो उत्पन्न हुआ उसका नाम कॉपर ऑक्साइड, और रासायनिक अभिक्रिया लिखिए तो आपको ये रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? उपचयन। और ले लेते हैं उदाहरण, मान लिया जिंक के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवाएं, ये जिंक है, तो क्या बनता है?
जिंक ऑक्साइड ZnO, जिंक ऑक्साइड, और इसको हम, ये भी क्या है, उपचयन अभिक्रिया है, क्योंकि इसके अंदर भी क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। यानी ऐसी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, उस रासायनिक अभिक्रिया को हम उपचयन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, हमने अभी उपचयन की बात की। उपचयन में आपको ये बताया कि जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगी, ऑक्सीजन में वृद्धि होगी, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम उपचयन कहते हैं। एक और परिभाषा भी है, एक और तरीके से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, वो ये कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन हटेगी, हाइड्रोजन की कमी होगी, उसको भी हम उपचयन कहते हैं। यानी उपचयन की दो परिभाषाएं हो गई, या तो ऑक्सीजन की वृद्धि होना, ऑक्सीजन का जुड़ना, या फिर हाइड्रोजन का हटना, हाइड्रोजन का कम होना, उसको भी हम क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं। तो उपचयन की दो परिभाषाएं कौन सी, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन में वृद्धि होती है, यानी ऑक्सीजन संयोग करके अपना ऑक्साइड बनाती है, या फिर वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन हटती है, उसे भी हम, हाइड्रोजन में कमी आती है, उसको भी हम उपचयन कहते हैं। अब आ गई अपचयन। अपचयन इसका ठीक विपरीत होती है। अपचयन किसे कहते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विपरीत है ठीक उसके, हाइड्रोजन जुड़ती है या फिर ऑक्सीजन जो है कम होती है, ह्रास होती है, जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है, जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास, ह्रास कहिए या फिर कमी कहिए, या फिर कहिए ऑक्सीजन क्या जाती है, हटना, हट जाती है, दूर हो जाती है, अलग हो जाती है, अथवा हाइड्रोजन जुड़ती है या हाइड्रोजन में वृद्धि होती है, हाइड्रोजन में वृद्धि होती है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो ऐसी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है या कमी होती है, ऑक्सीजन हट जाती है अथवा हाइड्रोजन जुड़ जाती है, उस रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब आप देखिए, एक हम उदाहरण लेते हैं, पिछले उदाहरण से संबंधित कर लेते हैं। कॉपर ऑक्साइड बना था पीछे, मान लिया हाइड्रोजन जोड़ते हैं इसके साथ, तो ये बनेगा कॉपर प्लस हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जल बना लेगा। तो ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ रहा है। अब हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होता है, अपचयन। ऑक्सीजन भी हट रही है यहां से, तो ऑक्सीजन का हटना क्या होता है, उपचयन। तो ये रासायनिक अभिक्रिया देखिए, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गई तो अपचयन, क्योंकि ऑक्सीजन हट रही है, यानी ऑक्सीजन में कमी हो रही है, अपचयन हो गई। क्योंकि ऑक्सीजन का हटना
या ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन का ह्रास, इसको क्या बोलते हैं? अपचयन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और इसमें ऑक्सीजन क्या हो रही है, देखिए जुड़ रही है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई, तो ये क्या हो गई? उपचयन। ये रासायनिक अभिक्रिया उपचयन। इस तरह से एक ही रासायनिक अभिक्रिया में दोनों अभिक्रियाएं हो रही हैं, एक उपचयन हो रही है और दूसरी अपचयन हो रही है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें उपचयन और अपचयन एक साथ होता है, उनको हम रेडॉक्स अभिक्रियाएं भी कहते हैं। क्या नाम देते हैं? रेडॉक्स, अंग्रेजी का नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया। मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन एक साथ होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स या उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन तथा अपचयन साथ साथ होते हैं, उसे उपचयन अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। रेडॉक्स, हाँ जी बोलो बेटा। अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन एक साथ हो रहा हो, उस रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? उपचयन अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। इसमें हम यही उदाहरण ले सकते हैं, यूं का तुम। इस उदाहरण को भी आप ले सकते हैं, या और अन्य उदाहरण दे देता हूं मैं। जिंक ऑक्साइड ZnO, जिंक ऑक्साइड के साथ हम कार्बन की अभिक्रिया करते हैं, तो हमें जो प्राप्त होता है वो है जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या? जिंक, और ये क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। अब आप देखिए यहां पे ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो ये क्या हो गया? उपचयन। और यहां पर ऑक्सीजन हट रही है, तो ये क्या हो गया? अपचयन। कई बार रासायनिक अभिक्रिया देकर आपसे ये पूछा जा सकता है कि उपचयन किस पर हो रहा है, अपचयन किस पर हो रहा है। आपने हमेशा अभिकारक का नाम लेना है, उधर वालों का नाम नहीं लेना। उन पर कुछ नहीं होता, वो तो बनते हैं। उपचयन अपचयन इन्हीं पर होता है। देखिए इस पर अपचयन हो रहा है जिंक ऑक्साइड पर, और वो जिंक में बदल रहा है। कार्बन पर क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है, और वो किस में बदल रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड में। तो आप उत्तर में बताएंगे कि उपचयन किस पे हो रहा है? कार्बन पे। अपचयन किस पे हो रहा है? जिंक ऑक्साइड पर। मतलब इधर अभिकारकों के नाम ही लेने हैं, उत्पादों के नाम नहीं लेने हैं। इसी प्रकार से एक रासायनिक अभिक्रिया और है हमारे सिलेबस में, मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। MnO2 प्लस HCl,
और इससे बनेगा मैंगनीज डाई क्लोराइड यानी MnCl2। ये क्या है? मैंगनीज डाई ऑक्साइड, मैंगनीज डाई ऑक्साइड, ये मैंगनीज डाई ऑक्साइड है। इसकी अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हो रही है, HCl से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और क्या बन रहा है? मैंगनीज क्लोराइड प्लस बनेगा जल और क्लोरीन, जल यानी पानी और क्लोरीन, मैंगनीज क्लोराइड मैंगनीज क्लोराइड, जल पता ही इसका सूत्र आपको, और ये क्लोरीन। ये बनता है। अगर हम इसको संतुलित करें तो क्या आ जाएगा? यहां पर 4 लगा दीजिए, यहां पर 2 लगा दो, हो गया संतुलित। तो आप देखिए यहां पर इसमें से ये ऑक्सीजन हट रही है, तो क्या हो गई इसकी? अपचयन। और ये देखिए ये क्या हो गया? ऑक्सीजन जुड़ रही है, उपचयन। और वैसे भी यहां पे भी उपचयन है, इसमें से हाइड्रोजन हट रही है, ये भी उपचयन है। तो ये अपचयन उपचयन अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं। ये 5 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हमारे सिलेबस में थी। और इसके बाद है संक्षारण क्या होता है। आप सब ने लोहे पर जंग लगता हुआ देखा होगा, ये संक्षारण अभिक्रिया है। किसी भी धातु का लोहे के ऊपर लाल भूरे रंग की परत आ जाती है, उसको जंग लगना कहते हैं। कॉपर तांबा, उस पर हरे रंग की परत आ जाती है। एल्यूमिनियम पर सफ़ेद रंग की परत आती है। जिंक पर सफ़ेद रंग की परत आती है। और वो धीरे धीरे उस धातु को ख़त्म करते रहते हैं। इस प्रकार से धातु का वायु और जल के संपर्क में आने पर धीरे धीरे खराब होते रहना, इसको हम कहते हैं संक्षारण। वायु और जल के संपर्क में आने पर जल के संपर्क में और भी धातुओं के हो सकता है, लेकिन मुख्यतः वायु और जल, मुख्यतः वायु व जल के संपर्क में आने पर धातुओं का धीरे धीरे खराब होते रहना या खराब होना धातु संक्षारण कहलाता है। धातु संक्षारण कहलाता है। लोहे पर लाल भूरे रंग की परत जमती है, जैसे लोहे पर लाल भूरे रंग की परत यानी कि Fe2O3.XH2O, ये आयरन की परत होती है उसके ऊपर। तांबा पर हरे रंग की परत,
और वो होती है इस चीज कॉपर हाइड्रोक्साइड, बेसिक कॉपर कार्बोनेट की परत चढ़ना। ये वायु और ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर ऐसा होता है। तो इस तरह से धातुएं जो है जब भी वायु और ऑक्सीजन के संपर्क में आएंगी धीरे 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 खराब होती रहेंगी, और इस तरह से खराब होते रहना, इसको हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। इस तरह चांदी के ऊपर काले रंग की परत चढ़ती है, चांदी पर काले रंग की परत चढ़ती है, चांदी पर काले रंग की Ag2S सिल्वर सल्फाइड की परत। ये संक्षारण के उदाहरण हैं। हम जंग लगने की क्रिया को धातु है धातु पाठ में पूरा डिटेल से भी करेंगे। विकृत गंधिता आखिरी टॉपिक है। आप सभी कुरकुरे, चिप्स, ये सब चीज़ें खाते हैं और घर में भुजिया रहती है सबके घरों में। आजकल बारिश के दिनों में यदि हम पैकेट को खोल के छोड़ दें और 2-3 दिन के बाद अगर उसी भुजिया को खाएं तो उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, उसका स्वाद बदल जाता है। अगर इस तरह की चीज़, कोई भी ऐसी तली हुई चीज़ों को अगर हम लंबे समय तक छोड़ दें तो एक समय के पश्चात उसका जो है स्वाद बदल जाता है, उसमें गंध बदल जाती है। इसी को हम विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल व वसा के ऑक्सीकरण के कारण, यानी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया के कारण, ऑक्सीकरण के कारण उसकी गंध में बदलाव। तो वसा हो, तेल हो, इसका ऑक्सीकरण हो जाता है और ऑक्सीकरण होने से उसमें जो है उसकी गंध बदल जाती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता, कि गंध में बदलाव होना। विकृत गंधिता कहलाता है। तो इस विकृत गंधिता को हम किस प्रकार से रोक सकते हैं? विकृत गंधिता को रोकने के उपाय ये आखिरी टॉपिक है इस पाठ का, और इसके साथ ही ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। तो सबसे पहले खाद्य पदार्थ को वायुरोधी बर्तन में रखकर, जब उसके संपर्क में ऑक्सीजन आएगी ही नहीं तो विकृत गंधिता नहीं होगी। खाद्य पदार्थ को वायुरोधी बर्तन में
रख कर, अगर वायु रुद्धि बर्तन में रखेंगे तो अपने आप ही उसमें नहीं होगी। इसके अलावा आपने देखा होगा कि आप कुरकुरे वगैरह, चिप्स वगैरह जो आते हैं, उनको जो है एक ऐसी थैली में बंद किया जाता है जिसमें से नाइट्रोजन युक्त गैस होती है और ऑक्सीजन उसमें से बाहर निकाल दी जाती है। खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन युक्त थैली में बंद करने से, क्योंकि नाइट्रोजन युक्त करेंगे तो ऑक्सीजन उसमें नहीं होगी और नाइट्रोजन भोजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। इसके अलावा खाद्य पदार्थ को एंटीऑक्सीडेंट यानी कि ऑक्सीजन रोधी, ऑक्सीकरण रोधी यानी एंटीऑक्सीडेंट पदार्थों जैसे BHT